मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है देविका। स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई हुई है। काफी आपने सुना होगा, काफी हो हल्ला मचा हुआ है इसके बारे में कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को सी ग्रेड में रखा गया है। उसके बाद में ही इंडिया की उसके जस्ट दूसरे ही दिन इंडिया की रिपोर्ट आती है जिसमें दिखाया जाता है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया की जीडीपी 8.2% से ग्रो कर रही है। तो बात यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीजें क्या चल क्या रही हैं आखिरकार, और अब इस ग्रोथ रेट को, जो हमारी जीडीपी की Q2 की ग्रोथ रेट है, वो अच्छी ग्रोथ रेट है वैसे, लेकिन इसको बहुत लोग कुछ बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके एकदम इंसेन ग्रोथ रेट के रूप में हमें प्रेजेंट किया जा रहा है। वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? जो जो आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है और ये जो ग्रोथ हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इकोनॉमिस्ट इसको लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न भी व्यक्त कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का क्या मतलब यहाँ पे निकल रहा है, बहुत ही आसान शब्दों में समझने की एकदम कोशिश करेंगे आम आदमी की भाषा में। तो जो आईएमएफ है उन्होंने कहा कि जो इंडिया है, बाकी ओवरऑल चीजें ठीक है, लेकिन इंडिया का जो बेस ईयर है, इंडिया का जो कैलकुलेशन का कुछ मेथड है, उन चीजों में थोड़ी सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम इंडिया को सी ग्रेड में रख रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की क्या बात है? जो हमारे जीडीपी है, जीडीपी आप जानते होंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से हम जानते हैं। तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, ये एक साल में, मान लो कोई देश है, उसमें एक साल में कितने चीजें वहां पे उत्पादित की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हीं का जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है, उसी को ही हम कहते हैं जीडीपी। मतलब जो फाइनल गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स का मतलब होता है जो एकदम से रेडी टू यूज वस्तुएं होती हैं, ऐसा मान लो आप। रेडी टू यूज वस्तुओं का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई, अब नॉर्मल हमेशा यही एक एग्जांपल दिया जाता है कि मान लो ब्रेड है आपके पास तक में, ब्रेड पहुंचा है, बिस्किट मान लो, बिस्किट आपके पास में पहुंचता है, तो बिस्किट को बनाने में जो आटा होता है, हम उस आटे को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आटा यूज हो गया बिस्किट बनाने में, तो हम बिस्किट को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो ऐसे ही जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं पूरे एक साल में किसी भी कंट्री में उत्पादित होते हैं, तो उन्हीं की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम काउंट करते हैं। अगर मान लो वो जो आटा हमने कहा, अगर अब वो आटा उठा के आपने घर में खरीद करके खा लिया, तो वो जब आप उसको वहीं पे कंज्यूम करके खत्म कर देंगे, तो वो एक तरीके से आप कह लो कि वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। लेकिन जब वो किसी और चीज के, अन्य वस्तु के निर्माण के लिए यूज होता है, तो वो फाइनल गुड्स नहीं होता, वो इंटरमीडिएरी गुड्स कहलाता है। मतलब कि मध्यम जो वस्तु होती है उसके रूप में जाना जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो जो यहाँ पे बात हो रही है आईएमएफ, आईएमएफ के बारे में भी आप जानते होंगे, आपने कई बार सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत थी, ये बनाया ही इसीलिए गया था, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 के अराउंड, वहां वहीं पे जो है दो तीन संस्थाएं बनी थी, उसी में से एक मॉनेटरी आईएमएफ भी जो है बना हुआ था, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा, आप समझ ही रहे हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद में दुनिया पूरी तहस नहस हो चुकी थी एक तरीके से। उसके बाद में दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करने का, दुनिया का पुनर्निर्माण करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, और आगे चल करके ऐसी क्राइसिस दुनिया में ना आने पाए। 1930s में भी एक ग्रेट डिप्रेशन देखने को हमें मिला था, मतलब महामंदी देखने को मिलती, जिसमें वस्तुएं बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी। तो इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए ये कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें से आईएमएफ भी एक है। तो आईएमएफ करती क्या है? आईएमएफ जो दुनिया की इकोनॉमी है एक तरीके से उसको स्थिर बनाए रखने का कार्य करती है। तो स्थिर कैसे बनाती है कि वो सारी कंट्रीज में विजिट करती है, एक तरीके से जो मेंबर कंट्रीज है उनमें विजिट करती है, और आईएमएफ के जो ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी, उस कंट्री में जाते हैं और वहां पे विजिट करके उनकी इकोनॉमी की जो स्वास्थ्य है, इकोनॉमी की जो हालत है, उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। और उसके बेस पे उनको जो है ये ग्रेड डिसाइड किया जाता है कि इनको किस जो है लेवल पे रखा जाएगा। तो जैसे मान लो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जब आईएमएफ ने इसको सी ग्रेड दिया यहाँ पे, तो सी ग्रेड देने के लिए जो आईएमएफ के अधिकारी थे, वो आईएमएफ से आकर के इंडिया में यहाँ के डेटा को कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या डेटा यहाँ पे मतलब कलेक्ट किया गया है, यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके सारी चीजों का विश्लेषण करके वो फिर जो है जा करके फिर ये रिपोर्ट वहां पे बनाते हैं। तो यहाँ पे जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो उनको ये पता चला कि जो इंडिया का कैलकुलेशन का एक तरीका है, समझ लो, उसमें कुछ ग्लिच नजर आ रहा है, उसमें जो है समस्याएं हैं, उनको सही करना जरूरी है। मतलब जो हमारा बेस ईयर है उसको हम मानते हैं 2011-12 को हमने बेस ईयर ले रखा है। बेस ईयर का क्या मतलब है? बेस ईयर का मतलब है कि हम कोई एक ऐसा ईयर ले लेते हैं,
अपनी इकोनॉमी की जीडीपी को काउंट करने के लिए कि मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसा समझिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस प्रतिशत दर से ग्रो कर रही है, बढ़ कैसे रही है, उसी को काउंट करने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना, उससे मेजर करने के लिए, उसे कंपेयर करने के लिए कि आज के समय में हमारी जो इकोनॉमी में उत्पादन वगैरह हो रहा है वो 2011-12 में कितना उत्पादन होता था, उससे अभी के टाइम पे 2025 में आप मान लो 2025 में कितना उत्पादन हो रहा है, इससे कितना प्रतिशत बढ़ा है। बस नॉर्मल शब्दों में यही बात है कि इस 2011-12 से कितना प्रतिशत ज्यादा जो है इस टाइम पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ी है। उसी को एक तरीके से हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ ऐसे हो रही है, इतने परसेंट में बढ़ रही है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि 2011-12 में मान लो उस साल के पूरे जो महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सबका काउंट करते हैं कि इस महीने में किस चीज का दाम कितना था, इस महीने में, और पूरे साल को हम जो है 4 क्वार्टर में बांटते हैं, मतलब 3-3 महीने के क्वार्टर्स में बांट देते हैं। फिर ऐसे एक-एक क्वार्टर का जो है देखते हैं कि इन 3 महीनों में कितनी ग्रोथ हुई, इन 3 महीनों में कितनी ग्रोथ हुई। इस तरीके से हम जो है ये क्वार्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात हुई। तो अब यहाँ पे बात ये क्या है कि जो आईएमएफ ने ये रेटिंग दी है, इसकी समस्या जो बेस ईयर की है वो कह रहे हैं जो 2011-12 है ये काफी ज्यादा आउटडेटेड आपने बेस ईयर ले रखा है। मतलब अगर वहां से आप काउंट करके आज के समय की अपनी जीडीपी बताओगे तो इसका क्लियर डेटा हमें समझ नहीं आएगा कि कितना ज्यादा इन्फ्लेशन ने इफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2011-12 है, कहा जाता है कि हर 5 साल में जो है जो भी देश होते हैं उनका बेस ईयर चेंज होता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ जाती है कि इंडिया के साथ एक समस्या हो गई। समस्या क्या होगी, 2011-12 तो हमने बनाया, लेकिन 2016 में आप देखोगे कि उसके नवंबर के अराउंड यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। तो वैसे ही इकोनॉमी में काफी ज्यादा उथल पुथल दिखाई देने लगता है, और उसके भी 5 साल पूरे नहीं बीत पाते हैं कि उसके बाद में ही आप देखोगे कोविड आ जाता है। कोविड के बाद में तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है एक तरीके से। तो इंडिया को सही मौका मिल नहीं पाता अपना बेस ईयर डिसाइड करने के लिए। बेस ईयर को डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो एक ऐसा ईयर होना चाहिए जो बहुत ही शांत ईयर हो, स्टेबल ईयर हो। ऐसा ना हो कि किसी ईयर में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। मान लो कि अगर गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज कर दिया तो वैसे ही इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि लोगों का पैसा जो है बैंक में ले जा करके लोग जमा कर रहे थे। जो पैसा था, जो नोट थी 500 1000 की जो नोट्स वो बंद कर रही थी गवर्नमेंट, उसको लेकर के कितना कियोस चल रहा था आपने देखा ही होगा। तो जो इकोनॉमी थी वो थोड़ा मंदी पड़ जाती है, तो उसको हम जो है एक बेस ईयर नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ से इंडिया की तरफ में क्या था कि ये थोड़ी सी एक समस्या थी, इसकी वजह से ये हुआ। और दूसरी चीज है, इंडिया अभी इसको जो है रिफाइन कर रहा है, अब नया बेस ईयर बनाने की जो है तैयारी चल रही है हमारे यहाँ पे। और दूसरी चीज आईएमएफ ने क्या कही, उन्होंने कहा कि जो हमारी ये काउंटिंग है जीडीपी की, जो जीडीपी की ग्रोथ को हम काउंट करते हैं, इसमें ये एक तरीके से समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है। समावेशी का क्या मतलब है, मतलब इन्होंने कहा जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, जो असंगठित क्षेत्र वगैरह हैं हमारे, वो सही तरीके से इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। आप देखो इंडिया में जितनी भी नौकरियां हैं, लगभग अभी लोग जैसे, नौकरियों का मतलब आप ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं जो अच्छे पदों पे जाकर के नौकरी करते हैं वही नौकरी है। एक नॉर्मल ठेला लगा करके समोसे बेचने वाला भी काउंट होता है हमारी नौकरी में। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि वो जो ठेला लगा के समोसा बेचता है वो बेचारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है, असंगठित क्षेत्र में। मतलब उसका जो है कोई डेटा ऐसे कहीं पे लिखा हुआ नहीं रखा है कि इसको साल भर में कितना नौकरी मिल रही है, इसको कितनी पेमेंट मिल रही है, किस तरीके से इसकी सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो ये चीजों का मेजरमेंट नहीं होता। मतलब कि कोई इंसान अचानक से किसी पड़ोसी ने बुला लिया, चलो भाई हमें जो है काम है, हमारे खेत में काम है, तो आप आओ, और वो सामने वाला बोलेगा कि हाँ हमें भी रोजगार चाहिए आज के दिन में, तो आओ हमारे खेत में काम है, आज के दिन आप काम कर लो। तो वो आया, उनके खेत में काम करा, और उन्होंने जो 500 1000 रुपए उसको दिए वो लेकर के चला गया। तो ये भी कहीं काउंट नहीं हो पाता है ऐसी चीजें। तो ये एक तरीके से सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। आप देखोगे लोग साइकिल पे सामान लेकर के बेचते रहते हैं, यहां से वहां चिल्लाते हुए, आप वो भी देखोगे। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे लोगों को काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल के साथ साथ में हमारे यहाँ इतनी ज्यादा इस चीज को काउंट करने की कवायद भी बहुत ज्यादा नहीं की जाती है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इंडिया में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, वो लगभग 90% से ज्यादा नौकरियां देता है। 90% से ज्यादा नौकरी कहां पे है इंडिया में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा सेक्टर इसकी काउंटिंग से छूट जाता है।
तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा यहाँ पे है कि फिर हमारी जो रियल जीडीपी है वो सामने नहीं आ पाती है। कहने के लिए आपको भी लग रहा होगा कि आप जैसे बहुत से लोग होंगे जहां अपने आसपास होंगे, आपको लग रहा होगा कि हमारे लाइफ में तो कुछ ऐसा चेंज हमें दिख ही नहीं रहा है। कहने के लिए तो इकोनॉमी इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। तो यही यहाँ पे समस्याएं क्या हो जाती हैं कि आप देखोगे, एक होती है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट। यहाँ पे ये भी कंसेप्ट हम देखते हैं, एक ग्रोथ होता है, एक होता है डेवलपमेंट। मतलब एक होता है समृद्धि होती है, दूसरा होता है विकास। समृद्धि और विकास मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? जो समृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, जैसे हम जीडीपी की बात कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोज, मतलब इसकी जो ग्रोथ हो रही है 8.2%, तो ये क्वांटिटेटिव होती है। मतलब नंबर में, संख्याओं में हम इसको मापते हैं, कितने नंबर में ये हमारी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा देश है, इसमें शिक्षा किस लेवल की चल रही है, स्वास्थ्य किस लेवल का चल रहा है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड रेल, ये सारी चीजें जो है, इनमें क्या चेंजेस हुए हैं। मतलब एक्चुअल में जो लास्ट लाइन में खड़ा व्यक्ति है उसको, उसके तक जो है हमारी जो विकास है वो कितना पहुंच पा रहा है, वो काउंट करना एक तरीके से विकास होता है कि हमारी इकोनॉमी का कितना विकास हो रहा है। ऐसे जब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जैसे हमें लगा 8.2% से ग्रो कर रही है, और इसमें अगर हमने माना कि लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है इंडिया में, तो अगर मान लो कह दिया कि हमने लगभग 2 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति आय हो गई एक व्यक्ति की एक साल में। लेकिन अब यहां पे क्या है, मैं आपको एक बहुत ही आसान शब्दों में समझाना चाहूंगी। मान लो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है और जो पर कैपिटा इनकम है, ये समावेशी, जो ये ग्रोथ है ये समावेशी नहीं हो पाती है। समावेशी मतलब इंक्लूसिव, मतलब सारे लोगों को एक तरीके से सही रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिल पाता है। कैसे? जैसे ग्रोथ हो गई, मान लो कि एक देश है, देश में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए आपकी एक कोई कंट्री है, मान लो इंडिया ही मान लीजिए इंडिया ही है हमारा, हमारा इंडिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मान लो 10 ही लोग रहते हैं। ये पूरा देश है हमारा इंडिया, इसमें सिर्फ 10 लोग रहते हैं, या कोई और कंट्री मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मान लीजिए, 10 लोग इसमें रहते हैं। और हम कहते हैं कि इन सारे 10 लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है, इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। मतलब सालाना एक व्यक्ति जो है 10 लाख रुपए कमाता है। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी जिंदगी इनकी चल रही होगी। लेकिन अब यहाँ पे डिस्पैरिटी, असमानता कैसे आती है? बात क्या होती है कि मान लो ये 10 लोग तो हैं, जैसे हम जीडीपी काउंट हमने किया, प्रति व्यक्ति आय 10 लाख हो गई, अगले साल इनकी जो है मान लो बढ़ करके 20 लाख हो गई, तो हम कहेंगे भाई इनकी बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो जीडीपी जब काउंट होगा एक तरीके से बाद में कि हाँ इतना प्रोडक्शन हुआ, फिर इतना जो है उसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, फिर उसके बाद लोगों ने इतनी डिमांड जनरेट करी, फिर इतनी चीजें पैदा हुई, इतनी चीजें बिकी, उसके हिसाब से लोगों का पेमेंट इतना अच्छा खासा हो गया। तो वो सारी चीजें जब काउंट करेंगे तो हमें लगेगा ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रही है हमारी इकोनॉमी की। लेकिन अब बात यहाँ पे क्या आती है कि मान लो इन 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति के ही पास सालाना वो 1 करोड़, मान लो मुकेश अंबानी जी हो गए, वो 1 करोड़ सालाना, उनका 1 करोड़ का इनकम हो गया। बाकी 10 लोग के पास तो जीरो बटा सन्नाटा है। वो मान लो कि उनके सामने भीख मांग के ही खा रहे होंगे कि हाँ आप जो है उनके घर के सामने खड़े होकर के कि हाँ आप मुझे कुछ पैसे दे दो। तो जो 9 लोग हैं, इनके पास अगर 0 रुपया भी होगा, इनके पास 0 रुपए भी होगा, तो भी अगर हम ऑन एन एवरेज जब ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हर व्यक्ति के पास में जो है 10 लाख रुपए सालाना पहुंच रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम रियलिटी ग्राउंड पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही सारा का सारा पैसा है, बाकी लोगों के पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। बाकी लोग तो भीख मांग रहे हैं वहां पे उनके सामने जाकर के जिनके पास पैसा है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि ये थोड़ा सा एक गलत जो है रिप्रेजेंटेशन दिख जाता है हमें। गलत रिप्रेजेंटेशन मतलब अब इन सारी चीजों को नापना भी बहुत थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन जब ये चीजें होती हैं तो हमें ये पता नहीं चल पाता एग्जैक्टली कि सारे लोगों के बीच में कितनी चीजें पहुंच रही। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, वो थोड़ी बढ़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है। जो रिपोर्ट्स है वो भी दिखाती हैं कि जो अमीर है अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीबों के पास पैसा और कम पहुंच रहा है आज के टाइम पे। तो ये डिस्पैरिटी सही से, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो डिस्पैरिटी सही से शो नहीं कर पाती है। ये डिस्पैरिटी अगर हम जब नापेंगे तो हम ये जो है विकास में ही नाप सकते हैं कि इकोनॉमी का कितना विकास हुआ है। और अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप बहुत ही निगेटिव चीजें ही बोल रही हैं, ये है वो है।
देखिए, मेरा कहने का सीधा-सा मतलब ये है कि अगर हम अपनी चीज़ों को जानेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, तो कम से कम जब हम अपनी कमियों को जानते हैं, तो हम उस पे काम करते हैं। उसके ऊपर हम काम करेंगे और चीज़ें चेंज होंगी हमारे यहाँ पे। बस हम जो है आँख बंद करके ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते हैं कि आँख बंद कर लिया और सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएँगी और हमने उस पे एक पर्दा डाल दिया और लोगों को हमने एक झूठा जो है फ्रेम दिखा दिया कि हाँ, ये देखो बाहर से बहुत चीज़ें हमारी सुंदर चल रही हैं और अंदर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब चल रही हों। तो फिर उसमें तो इंसान फंसा रह जाएगा कि हाँ, सब चीजें तो अच्छी ही तो चल रही हैं, फिर हमें करने की ही क्या जरूरत है इसके ऊपर में। तो यहाँ पे बात यह है कि जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं, वो अपने आसपास देखते हैं कि हाँ, लोग अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सही से रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ ये कुछ शहरों तक तो सीमित नहीं है। इंडिया जो हमारा भारत है वो गांव में बसता है। ये तो हम कहते ही, हमारा एक जो है समझ लो कि सेंटेंस ये कहने का कि भारत गांव में बसता है। तो जो गांव आप देखोगे आज के टाइम पे भी बहुत सी जगहों पे डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है। आज भी हम जा करके ये ऐसे जगह निकाल सकते हैं जहां पे अशिक्षा काफी अच्छे लेवल की चल रही है, बिजली भी नहीं पहुंचा हुआ है, पानी भी बहुत ही बुरी हालत में लोग रह रहे हैं, ऐसी बहुत सी जगह हमें मिल जाएंगी। तो बस यही है कि हम इसको इतना आंख मूंद के चीजें नहीं देख सकते हैं। और अब बहुत से लोग कहेंगे कि चाइना को भी सी ग्रेड में ही रखा गया है, सी कैटेगरी में ही रखा गया है। हाँ, चाइना को भी सी ग्रेड में रखा गया है, लेकिन मतलब जिस लेवल पे जहां पे डेटा, जीडीपी, इन सारी चीजों की काउंटिंग की बात चल रही है, उस लेवल में भी चाइना को सी ग्रेड में ही रखा गया है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप एक चीज को कंपेयर करके अपने आप को तसल्ली देने लग जाओगे तो बहुत सी चीजें कंपेयर करने के लिए चाइना से मिल जाएंगी। भैया, चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $14,000 के आसपास है, $14,000 के आसपास समझो आप। और इंडिया की कितनी है? $2,200 के आसपास, 2200। और मैंने उसमें भी आपको बता दी कि कितनी डिस्पैरिटी हो सकती है। हो सकता है ये जो 2200 हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा एक ही इंसान के पास पैसा हो, बाकी लोगों के पास पैसा ही ना हो। लेकिन जब हम ओवरऑल देखेंगे, सब में पूरी पॉपुलेशन के बीच में बांटेंगे कि हाँ, हमारे इंडिया की इकोनॉमी इतनी है, मतलब कि हमारे इंडिया जो है जीडीपी हमारी इतनी है, मान लो कि समझ लो आप, जीडीपी हमारी 10,000 की है, 10,000 की हमने जीडीपी दिखा दी और 10 लोग हमने दिखा दिए। तो हमने जो है ऐसे बांट के तो दिखा दिया कि हाँ, सबको हजार हजार रुपए मिल गए, लेकिन पता चल रहा है कि जीडीपी में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है 10,000 उसी के पास है, बाकी लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है। जाहिर सी बात है। तो ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आप देखो, अगर आप कंपैरिजन करने लग जाओगे तो फिर उससे कंपैरिजन, चाइना से कंपैरिजन करने का कोई सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें आपको चाइना और इंडिया, चाइना दुनिया में सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है, ठीक है, और चाइना सबसे ज्यादा चीजें उत्पादित करता है। दूसरी चीज, चाइना हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है, और ट्रेड सरप्लस मतलब व्यापार जो है घाटे में वो नहीं रहता, व्यापार के सरप्लस में ही रहता है। मतलब जो चाइना है वो उतनी चीजें खरीदता नहीं है दुनिया से जितनी चीजें वो दुनिया को बेचता है। और ये जो संख्या है, ये जो उसका ट्रेड सरप्लस है, ये ह्यूज अमाउंट में है। मतलब $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन उसको जो है ट्रेड सरप्लस हो गया, समझ लो आप 2025 में। 1 ट्रिलियन ह्यूज है, इंसेन है, ये कम नहीं कहा जा सकता है। तो और आप कंपैरिजन जब करने लग जाओगे तो फिर इंडिया की बात होगी तो हमारे पास तो लगभग $82 बिलियन का हम ट्रेड डेफिसिट में ही चल रहे हैं, व्यापार घाटे में ही चल रहे हैं। और हमारा कभी ऐसा नहीं होता कि हम ट्रेड सरप्लस, बहुत रेयरली ही कभी ऐसा हुआ है। कोविड के टाइम पे आप देखोगे कि बहुत रेयर टाइम ऐसा एक आधी साल है जब हम ट्रेड सरप्लस में थोड़े बहुत रहे हो, 150 बिलियन डॉलर के। अदरवाइज हमेशा हम ट्रेड डेफिसिट में ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप कंपैरिजन फिर अपने हिसाब से, हमारी इकोनॉमी जिस हिसाब से चल रही है हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। हमारा जो रुपया है वो बहुत तेजी से जो है फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो उससे भी इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और ये जो जीडीपी का आंकड़ा है, ये जो लोग जैसे कहा जा रहा है, इसमें जो इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि हम जो है इस पे इन्फ्लेशन को सही से काउंट नहीं कर पाते। जब हमारा बेस ईयर 2011-12 हमने ले रखा है तो हमारा इन्फ्लेशन का काउंट सही से नहीं हो पाता। एक चीज होती है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ये होता है कि जो हमारी ये 8.2% की मान लो ग्रोथ चल रही है जीडीपी की, तो इसमें जो है इन्फ्लेशन का कितना योगदान है। मतलब कि 2011-12 में जो इन्फ्लेशन था और आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन है, इसके बीच में इसने इतना कितना डिफ्लेट किया हुआ है। मान लो कि अगर जो है सामान उस टाइम पे टमाटर मान लो आपको 10 रुपए केजी मिल रहा था 2011-12 में, और आपको आज 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए केजी मिल रहा है। तो इसमें जो महंगाई बढ़ी है उसको डिफ्लेट करना, मतलब उसकी वजह से कितनी ग्रोथ हो रही है हमारी इकोनॉमी की, वो पैसे जुड़ करके हमारी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ दिखा रहे हैं, उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें हमें सही से काउंट होती नहीं दिख पाती हैं। तो ये एक कंसर्न का मुद्दा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे जो आंकड़े हैं
और हमारा जो कैलकुलेशन मेथड है, इसमें थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, इन सारी चीज़ों में क्या डेवलपमेंट होता है। काफ़ी कुछ बड़ी क्लास हो गई और काफ़ी कुछ जानने के लिए भी था इसमें। तो मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सीन क्रिएट करना है या ऐसा कुछ बताना है। बस मेरा कहना ये है कि यहाँ पे जो एक्चुअल सिनेरियो है, वो चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश करी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से लेना चाहें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे, बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैंने देखा वो बहुत ही एकदम इंसेन ग्रोथ, और आप मीडिया को देखोगे वो भी एकदम इंसेन ग्रोथ करके एकदम से हल्ला मचा करके रख दिया, और कि ऐसी ग्रोथ तो जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो भैया, अगर और जब सबकी ग्रोथ, और जब हम यहाँ पे कंपैरिजन भी करने लग जा रहे हैं चाइना वगैरह के साथ, सब कंपैरिजन कर करके बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो चाइना के साथ में एक ही चीज में कंपैरिजन नहीं करें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें इंडिया कहीं भी आसपास अभी खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें इंडिया को और हम लोग को सख्त काम करने की यहाँ पे जरूरत है, प्रोडक्शन बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और अलग अलग फील्ड्स में आप देखोगे इनोवेशन वगैरह, हमारे यहाँ पे जो इन्वेंशन, नवाचार हो गया, इनोवेशन हो गया, ये चीजें बहुत ही कम लेवल पे हमारे यहाँ पे हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं, होप यही होगी कि हमारा इंडिया आगे बढ़ता रहेगा रोबस्ट तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ में। अच्छा साइन है ये, ऐसा ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि इसकी रियलिटी थोड़ी सी इस तरीके से थी जो मैंने दिखाने की कोशिश करी है। कोई बात नहीं, खाते पीते मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।